साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और ज़रूरी सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं और आज का ज़रूरी सवाल यह है कि स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में भारत के संविधान और कानून में क्या कहा गया है, यानी जो धार्मिक शिक्षा है उसके बारे में भारत का संविधान और भारत का कानून क्या कहता है। एक नागरिक होने के नाते और शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है उसको मैंने नाम दिया है अ टेल ऑफ टू टीचर्स, वन फॉर सेकुलरिज्म एंड द अदर फॉर फंडामेंटलिज्म। दो शिक्षकों की कहानी, या यूँ कहें दो शिक्षिकाओं की कहानी, एक धर्मनिरपेक्षता के लिए और दूसरी कट्टरवाद के लिए। ये दो सरकारी स्कूलों की कहानी है। एक सरकारी स्कूल है राजस्थान का और एक सरकारी स्कूल है नागपुर का, और दोनों 2024 की घटनाओं पर आधारित हैं। दोनों ही घटनाओं का संबंध स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से है और इसलिए इन दोनों घटनाओं को मैंने कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए लिया है। और इसलिए भी लिया है क्योंकि हम जो आज बात करने जा रहे हैं वह बात एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त न रह जाए, बल्कि वह ठोस हो और ऐसे उदाहरणों पर आधारित हो जो उदाहरण, जो घटनाएं हमारे आसपास, हमारे बिल्कुल आसपास में घटित हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं इन दोनों स्कूलों की कहानी। पहला स्कूल जैसा कहा कि वह राजस्थान का है, एक प्राइमरी स्कूल, और उसमें एक टीचर काम करती थी जिनका नाम था हेमलता बैरवा। तो घटना यह है कि 26 जनवरी का दिन है और हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे। यानी रिपब्लिक डे का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन हमारे देश का, भारत का जो संविधान है वह लागू होता है। जिस देश में लिखित संविधान होता है और वह लागू होता है, ऐसे देश को कहते हैं गणतंत्र। तो केवल हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं हैं, बल्कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट हैं, क्योंकि हमारे पास में एक लिखित संविधान है। तो 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है और हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन राजस्थान के जिस स्कूल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और जिसके आधार पर मैं इस वीडियो पर बात करने जा रहा हूं, उसमें होता क्या है कि 26 जनवरी के दिन स्कूल में सरस्वती पूजा रखी जाती है। यह बड़े गौर करने की बात है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है, जिस दिन हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन हम एक धार्मिक पर्व वहाँ पर मना रहे हैं। और भारत के संविधान बनने की कहानी, उसमें मिले मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान हैं उसमें, उनकी बात करने की बजाय, यानी संवैधानिक चेतना को विकसित करने की बजाय, हम संविधान दिवस के दिन भी, गणतंत्र दिवस के दिन भी हम एक धार्मिक चेतना विकसित कर रहे हैं, वह भी एक खास समुदाय से जुड़ी हुई धार्मिक चेतना। तो एक कहानी तो है इस स्कूल की। दूसरी कहानी है नागपुर के एक सरकारी स्कूल की। उसमें काजल नाम की एक शिक्षिका है जो 20 जनवरी के दिन स्कूल में एक गीत पर नृत्य कर रही हैं और उनके पीछे हैं स्कूल के सैकड़ों बच्चे, और सबको ऐसा लग रहा है कि कोरियोग्राफ किया गया है, उनको सिखाया गया है। और इस सिखाने में जिस तरह के कदम ताल वो बच्चे कर रहे हैं अपनी शिक्षिका के साथ साथ में, ऐसा लग रहा है कि उस पर कई दिनों की मेहनत की गई है, कई दिन स्कूल के उस पर बर्बाद किए गए हैं और तब जा कर के वो कोरियोग्राफी हमारे सामने आ रही है। और ये गीत क्या है जिसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बजाया गया, और इस गीत के शुरुआती बोल है राम आएंगे। हमें पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और उससे ठीक 2 दिन पहले, यानी 20 जनवरी को ये शिक्षिका स्कूल में राम आएंगे गीत पर नाच रही हैं और उसके साथ साथ में नाच रहे हैं उस स्कूल के, उस सरकारी स्कूल के जो कि जनता के पैसे पर चलता है, उस सरकारी स्कूल में
यह राम आएंगे गीत की धुन पर और गीत पर नृत्य पेश कर रही हैं। तो इन दो कहानियों के जरिए, इन दो सच्ची घटनाओं के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा स्कूल है, कौन सी शिक्षिका है जो भारत के संविधान के साथ है और कौन सी शिक्षिका है जो भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। राजस्थान के स्कूल में गणतंत्र दिवस न मनाकर सरस्वती पूजन किया जा रहा था और नागपुर के स्कूल में अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए समर्थन जुटाया जा रहा था। इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही घटनाएं जनता के पैसे से चलने वाले स्कूलों में घट रही हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी शिक्षिका है जो कि संविधान के पक्ष में काम कर रही थी और कौन सी शिक्षिका थी जो संविधान के खिलाफ काम कर रही थी। कौन सी शिक्षिका है जो भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसके पक्ष में काम कर रही थी और कौन सी शिक्षिका है जो कि भारत के बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रही थी। तो मैं अभी आपको ये दोनों वीडियो चलाकर दिखाऊंगा और उस वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उन वीडियोस में क्या हो रहा है और अपने विश्लेषण की शक्ति लगाइए। संविधान को पढ़िए, विशेष तौर पर संविधान के आर्टिकल 28 और आर्टिकल 51 को पढ़िए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इनका विश्लेषण खुद कीजिए, संविधान को सामने रख करके, अपने मत के आधार पर नहीं, अपने मनमाने तरीके के आधार पर नहीं, इस आधार पर नहीं कि आप किस संप्रदाय और किस समुदाय से संबंध रखते हैं, बल्कि इस आधार पर कि संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान क्या कहता है। इस आधार पर आप इन दोनों वीडियोस का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए पहले आप इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख समझ लीजिए। बारां जिले के सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला टीचर अपने स्कूल में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने से मना करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही महिला टीचर कहती है शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले हैं, ना कि मां सरस्वती। बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो सावित्रीबाई फूले। सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर जी की पूजा करो। अरे इनके दिया कुछ भी तो लगाती इनके दिया से क्या मतलब है? हमें दिया नहीं लगाना। हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? ऐसे नहीं है मतलब, ऐसे नहीं है मतलब। हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? अरे सरस्वती विद्या की ये मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती क्या? ये हिंदू का स्कूल है क्या? हिंदू का स्कूल है क्या? आप बता रहे हो हिंदू को नहीं जानते, हिंदू रीति रिवाज को नहीं जानते। विद्या की देवी सरस्वतीबाई फूले। सरस्वती का लगाओ ना फिर। सावित्रीबाई फूले है विद्या की देवी। सर आप बताओ ना, सरस्वती ने सावित्रीबाई फूले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है? आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। तो आपने जो वीडियो देखे उसमें से हम पहले वीडियो पर बात करते हैं। ये वीडियो राजस्थान के एक स्कूल का है। इसमें एक शिक्षिका है हेमलता, जो वहाँ उपस्थित दूसरे शिक्षकों से लोहा ले रही है। वहाँ उपस्थित जो गांव के लोग हैं, गार्जियन हैं, उनसे लोहा ले रही है। किस बात को लेकर के? वह इस बात को लेकर के लोहा ले रही है कि यह स्कूल है और स्कूल के प्रीमाइसेस में, स्कूल के जो अंदर है उसमें जो धार्मिक चीज़ें हैं उसकी बजाय ऐसी चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए जिनका जो नेचर है वह सेकुलर हो। इसलिए वह सवाल उठा रही है। वह क्या सवाल उठा रही है? वह सवाल पूछ रही है कि
जो सरस्वती है, सरस्वती देवी सरस्वती है, उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हेमलता जो है इस तरह से एक ज्ञान मीमांसा से जुड़ा हुआ सवाल उठा रही है, क्योंकि वह सरस्वती की पूजा करने वाले और वहाँ पर सरस्वती पूजन का पक्ष रखने वाले लोगों से प्रमाण मांग रही है। वह प्रमाण सवाल पूछ करके मांग रही है कि जो देवी सरस्वती है उसका शिक्षा में क्या योगदान है, और उसका यह प्रमाण मांगना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत उसका मौलिक कर्तव्य है। क्यों है मौलिक कर्तव्य? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 51 है, 51AH, वो क्या कहता है? वो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे हम इस वीडियो को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वो क्या है? वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वह इंक्वायरी कर रही है कि देवी सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, वह इसका प्रमाण मांग रही है। तो ये प्रमाण मांगना इंक्वायरी करने का एक आधार है, एक जरिया है कि बिना हम सवाल किए हुए इंक्वायरी कैसे करें। हेमलता जो है वह ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजिकल सवाल उठा रही है, और वह एपिस्टेमिक दायरे में जा करके सामने जो शिक्षक हैं और गार्जियन हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे आर्गू कर रही है कि आप बताइए कि देवी सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। और ये सवाल उठा करके वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 51AH का पालन कर रही है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे वीडियो पर। जो टीचर काजल है वो क्या कर रही हैं? वो ऐसा लग रहा है कि एक जो कट्टरवादी वातावरण है, कट्टरवादी माहौल है, उसके पक्ष में खड़ी हुई हैं या उसमें बह गई हैं। वह एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही हैं। जो प्रोपेगेंडा हमारे चारों तरफ चल रहा है, वह वहाँ पर खड़ी होकर के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम कर रही हैं। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का काम करना वह भी जनता के पैसे से चलने वाले स्कूल में यह एक संविधान विरोधी काम है। तो इस तरह जो काजल टीचर है वह संविधान विरोधी काम कर रही है। वह आर्टिकल 28 के भी खिलाफ है और वह आर्टिकल 51 के खिलाफ भी है, क्योंकि वह एक प्रोपेगेंडा का शिकार है और वह अपने विद्यार्थियों को भी अपने जरिए उसका शिकार बना रही है, जो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, सेकुलरिज्म, उसके खिलाफ जो है काम कर रहा है। तो अगर हम उस शिक्षिका को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट कि वह विद्यार्थियों के साथ संगीत का आनंद ले रही हैं, उनकी रुचि संगीत की तरफ बढ़ा रही हैं, तो हमें इस पर भी रुककर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट तब दिया जा सकता है जबकि जिस आधार पर और जिस माध्यम का चुनाव करके वह संगीत को विद्यार्थियों के बीच में ला रही हैं, वह भारत के संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसका उल्लंघन न करता हो। यहाँ पर वह शिक्षिका जिस गीत का इस्तेमाल कर रही हैं विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए, संगीत के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए, वह गीत एक सांप्रदायिक माहौल बना रहा है। और यह बात कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वह गीत सांप्रदायिक माहौल बना रहा है और उसका उपयोग एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए ही किया जा रहा है। तो इसलिए मेरी राय में उस शिक्षिका को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता संगीत के नाम पर भी। इन दोनों घटनाओं को हम संविधान के जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 51, उसके आधार पर अब फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MHRD ने आर्टिकल 28 को अपनी साइट पर अपलोड किया हुआ है। सबसे पहला बिंदु कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर कोई स्कूल राज्य के पैसे से चल रहा है, यानी जनता के पैसे से चल रहा है,
तो उसमें किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है और यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशन अबाउट रिलीजन से अलग किस आधार पर है, इसके बारे में हम अभी कुछ देर के बाद बात करेंगे। लेकिन पहली सूचना जो संवैधानिक सूचना है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको आप अपने पास रख लीजिए। तो वो संवैधानिक प्रावधान पहला क्या है कि स्कूल में किसी भी तरह की, यानी कि अगर वह स्कूल सरकार के पैसे पर चल रहा है तो उस स्कूल में किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती हैं। अब आप देखिए कि अगर चाहे सरस्वती पूजन का मामला हो और चाहे ये गीत हो कि राम आएंगे, ये दोनों के दोनों रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ना कि एजुकेशन अबाउट रिलीजन से। क्योंकि जिसने एजुकेशन अबाउट रिलीजन करने की कोशिश की, यानी हेमलता ने, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया। पहले उसको तंग किया गया, उसका ट्रांसफर किया गया और फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो जिसने एजुकेशन अबाउट रिलीजन देने की कोशिश की, यानी जिसने संवैधानिक काम करने की कोशिश की, उसको तो मिली सजा। और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रही है यानी काजल, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, यानी संविधान विरोधी काम करने के लिए एप्रिसिएशन मिल रहा है और संविधान के पक्ष में काम करने के लिए सजा मिल रही है। तो आर्टिकल 28 का जो सब क्लॉज 1 है वो कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है। तो आप दर्शक खुद ही तय कीजिए कि काजल संविधान का पालन कर रही थी या हेमलता संविधान का पालन कर रही थी, और किसको सजा मिली है, संविधान का पालन करने के सजा मिली है या संविधान के खिलाफ काम करने के लिए सजा मिली है। अब आते हैं हम इस बात पर कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। क्यों कह रहा हूं मैं कि इन दोनों घटनाओं में, जो सरस्वती पूजन हो या ये राम आएंगे गीत हो, ये दोनों के दोनों रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की कोटि में आते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, और इसके लिए हम चलते हैं संविधान सभा की बहसों में, और इसके लिए हम चलते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की तरफ। जब संविधान बन रहा था तो उस समय इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर से कई सवाल पूछे गए, और उनमें से एक सवाल यह भी था कि जब हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है, तो इससे जो डॉक्टर अंबेडकर है उनकी मुराद क्या थी, उसका इंटेंट क्या था, उनकी मंशा क्या थी। तो इस बात को समझाते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो साथी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स थे उनको जवाब देते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा, माई ओन व्यू इज दिस दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन is to be distinguished from research or study। उनका कहना यह है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जो स्टडी और रिसर्च से अलग किए जाने की ज़रूरत है। पहली बात कि दोनों एक नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस स्टडी या रिसर्च या एजुकेशन अबाउट रिलीजन जो है वो एक ही चीज़ नहीं है, दोनों भिन्न है। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा, दोज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन्स दिस। अब वो समझा रहे हैं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। फॉर इंस्टेंस, एज फार एज द इस्लाम रिलीजन इज कंसर्न, इट मीन्स दैट यू बिलीव इन वन गॉड, दैट यू बिलीव दैट पैगंबर द प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट, एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स, what we call dogma, a dogma is quite different from study। उन्होंने इस्लाम का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे इस्लाम में भरोसा करने वाले लोग यह मानते हैं कि केवल एक भगवान है, उनका कहना है कि यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है कि आप ये मनवा रहे हैं कि एक भगवान है, ये इंस्ट्रक्शन है। ये जो है रिलीजियस स्टडी नहीं है, यह रिलीजियस रिसर्च नहीं है, बल्कि यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि जो प्रॉफिट थे वह आखिरी पैगंबर थे। यह बात भी डॉगमा है, यह बात भी
जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की है कि आपको ये बात मान लेनी है, बिना सवाल उठाए, बिना इस पर बात किए हुए, बिना इस पर बहस किए हुए, बिना इस पर शोध किए हुए, बिना ये सवाल पूछे हुए कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट के बाद कोई और पैगंबर नहीं आएंगे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है आखिरी पैगंबर हैं। ये सवाल पूछे बिना आप जब इन बातों को मनवाने लगते हैं, यानी इंडॉक्ट्रिनेट करवाने लगते हैं, तो तब कहा जाएगा कि यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, यह रिलीजन के बारे में स्टडी या रिसर्च जो है नहीं है। ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत जोरदार तरीके से हुई और इस पर और भी कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए वो सवाल जो है बहुत मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर नहीं छू रहा हूँ। मैं सिर्फ इस सवाल को यहाँ पर छू रहा हूँ कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और डॉक्टर अंबेडकर ने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कैसे समझाया। अब आते हैं एक और सवाल पर कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने आर्टिकल 28 की व्याख्या कैसे की, इस बात की व्याख्या कैसे की कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में की। इस फैसले का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये जो फैसला है ये 2002 में आया और यह आर्टिकल 28 की व्याख्या के बारे में था। इस फैसले में दो तीन महत्वपूर्ण बातें भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वो एक तो ये कह रहा है कि देयर इज ए वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और स्टडी ऑफ रिलीजन के बीच में बहुत पतली लाइन है, बहुत बारीक लाइन है। यानी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस के नाम पर, यानी कि रिलीजियस स्टडीज़ के नाम पर कब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाने लगे, इस बात का पता करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। तो उनके बीच में जो लाइन है वह बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली है, वो इधर से उधर जा सकता है। तो यानी कि बहुत ही विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिलीजन्स की स्टडी के नाम पर, उनकी रिसर्च के नाम पर, उनके शोध के नाम पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हों। एक महत्वपूर्ण बात तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में कह रहा है। दूसरी बात वो कह रहा है जब भी स्टडी ऑफ रिलीजन्स होनी हो, यानी कि आप धर्मों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, धर्मों के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे, डॉगमा नहीं फैला रहे, प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, इंडॉक्ट्रिनेट नहीं कर रहे, बल्कि उस पर शिक्षा दे रहे हो, तो उसमें कम से कम जो है दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वो दो बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि इंक्लूसिव होना चाहिए। वो इंक्लूसिव होने का मतलब यह है कि भारत में धार्मिक विविधता है। ऐसा नहीं है कि आप जो रिलीजन की स्टडीज़ के नाम पर एक रिलीजन की स्टडी करवा रहे हैं, उसके बारे में समझ बनवा रहे हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों तक जानकारियां जो है पहुंचा रहे हैं और बाकी धर्मों के बारे में विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं हो रही, स्टूडेंट्स को कोई जानकारी नहीं हो रही। तो एक तो जो मैक्सिम ऑफ इंक्लूजन है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक प्लूरल सोसाइटी हैं, यहाँ विविधता है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं और धर्मों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्ट हैं, एक ही धर्म के अंदर बहुत सारे सेक्ट हैं। तो इसलिए जब हम धर्मों की शिक्षा भी दे रहे हैं या उन पर शोध करवा रहे हैं तो उसमें प्लुरैलिटी होनी चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। तो मैक्सिम ऑफ जो इंक्लूजन है उसका उपयोग होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यह बात साफ होनी चाहिए कि हम जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं स्टडी के नाम पर, रिसर्च के नाम पर, शिक्षा के नाम पर हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 पैमाने हमारे सामने रखे हैं, जिससे हमको ये पता चल सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन है या एजुकेशन है, ये इंस्ट्रक्शन है या स्टडी है, ये इंस्ट्रक्शन है या रिसर्च है। तो वो क्या पैमाने हैं? पहला पैमाना है
कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कन्वेज टीचिंग्स ऑफ कस्टम्स। तो जो परंपराएं हैं उनकी शिक्षा देता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे बात हो रही है तो इसका मतलब है कि यह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के दायरे में आएगा। दूसरी चीज है वेज ऑफ वर्शिप, पूजा पद्धतियां क्या है, आपका पूजा करने का तरीका क्या है। जैसे कि अगर आप प्रेयर में ये कह रहे हो कि आपको हाथ जोड़कर खड़े होने हैं और कोई हाथ जोड़कर नहीं खड़ा हो रहा है तो यह उसका अधिकार है, और आप किसी से यह भी नहीं कह सकते हैं कि आपको हाथ जोड़कर ही खड़े होना है। हाथ जोड़कर ही प्रार्थना की जानी चाहिए और की जाती है, यह भी एक कस्टमरी प्रैक्टिस है और यह भी जो है पूजा पद्धति का एक हिस्सा है। तो यह एक तरह की पूजा पद्धति है कि आपको हाथ जोड़ करके पूजा करनी है। कोई सजदा करता है, कोई अलग अलग तरीके से करता है ना, कोई तो पूजा में नाचते हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा होना है। तो इसका मतलब यह है कि जो वे ऑफ वर्शिप है, खास तरह का जो प्रार्थना करने का जो तरीका है, उसी को आप सब पर लाद रहे हैं। तो यह भी जो मैक्सिम ऑफ इंक्लूजन है, मैक्सिम ऑफ प्लुरैलिटी है, विविधता का जो सिद्धांत है, उसकी खिलाफत करता हुआ हमको यहां पर नजर आता है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है कि जो रिचुअल्स की प्रैक्टिस है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। अगर रिचुअल्स हो रहे हैं, अगर अनुष्ठान हो रहे हैं स्कूल में, जैसे कि सरस्वती पूजन हो रहा था, पूजन की एक पद्धति है, सरस्वती का पूजन हो रहा है, वह एक अनुष्ठान है, उसमें शिक्षा जैसा कुछ भी नहीं है, उसमें वो सिर्फ एक अनुष्ठान है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स कांट बी अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। सरकार का जहां पैसा लगा हुआ है वहां पर आप रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं, रिचुअल्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो तीन चीजें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है या एजुकेशन दी जा रही है या रिसर्च हो रही है, शोध हो रहा है। पहली चीज क्या है कि आप कस्टम्स बता रहे हैं कि हमारी परंपरा ये है और ये नहीं है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि वेज ऑफ वर्शिप, पूजा पद्धतियों की बात हो रही है। तो क्योंकि राज्य को यह बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि उसके नागरिक कैसे पूजा करें, यह राज्य का काम ही नहीं है, राज्य का क्षेत्र ही नहीं है। उसको तो जो सेकुलर विषय हैं उन पर अपना ध्यान टिकाना चाहिए, न कि लोगों को यह बताना चाहिए कि उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए। और उनको पूजा करनी चाहिए यह भी राज्य का विषय नहीं है कि वह बताएं कि पूजा करनी चाहिए। तो वेज ऑफ वर्शिप अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह कि वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। और तीसरी चीज क्या है? प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स, कि अगर वहां रिचुअल्स हो रहे हैं, अगर कर्मकांड हो रहे हैं तो वह भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के तहत आता है। तो हमारे पास में तीन पैमाने हैं जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमें दे रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। पहला क्या है? कस्टम्स को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो पूजा पद्धति है विशेष तरह की, वह अपनाने के लिए कहा जा रहा है। और तीसरा है कि वहां पर विद्यार्थियों पर जो है कर्मकांड लादे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की कि भारत का जो संविधान है और भारत का कानून है वह स्कूलों में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में क्या कहता है। और हमने जो दो घटनाएं हैं, एक राजस्थान की और एक नागपुर की, उसके जरिए यह समझने की कोशिश की, ठोस तरीके से समझने की कोशिश की कि हम ये समझें कि कौन सी घटना जो है भारत के जो संविधान है उसके दायरे में आती है और कौन सी घटना जो है भारत के संविधान के दायरे में नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से यह ज़रूर कुछ ना कुछ पता चला होगा कि भारत का संविधान स्कूलों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या कहता है और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, और वह कौन से तीन पैमाने हैं जो भारत का संविधान हमें दे रहा है, जिसके आधार पर हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यह पता कर सकते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है या रिलीजन्स के बारे में शिक्षा दी जा रही है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।